दोस्तों, इंसान राक्षसों के बारे में जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। देश विदेश में कल्पना के रूप में राक्षसों के खौफनाक रूप और उसके खौफनाक रंग को दर्शाया गया, जो मिथ को और बढ़ाता है, जो लंबे समय से समाजों की सांस्कृतिक सीमाओं को परिभाषित करता है और संसार के हर संस्कृति सभ्यता वाले समाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्यों हमेशा से महिला को ही राक्षसी, डायन, पिशाच, यक्षिणी के रूप में गिना जाता रहा है, चाहे वो संसार की किसी संस्कृति या सभ्यता के लोग हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज, स्वागत है आपका इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों, प्राचीन भारतीय सभ्यता और ग्रीक रोम सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता में प्राचीन पुरुष लेखकों ने महिला राक्षसी के बारे में महिलाओं के लिए उनके डर और इच्छा को अंकित किया है। दोस्तों, आज मैं ऐसे 3 संसार के प्राचीन राक्षसी के रहस्यमय मिथ इतिहास को बताऊंगा जो औरत पे लगाए गए सबसे बड़े झूठे श्राप हैं पुरुष के द्वारा, जिससे संसार की महिला जाति आज भी प्रभावित है। दोस्तों, भारत के प्राचीन मिथ इतिहास में एक ऐसी ही महिला राक्षसी का जिक्र होता है जिसे हम यक्षिणी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, यक्षिणी काफी सुंदर हुआ करती थी और अपना शिकार पुरुषों को बनाती थी। दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद यक्षिणी पे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसे आप हमारे वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और यक्षिणी की वास्तविक कहानी को जान सकते हैं। दोस्तों, दूसरा महाकाव्य जो रोमन कवि के द्वारा 2000 साल पहले लिखा गया था, सच्ची घटना से प्रेरित होकर, जिसमें मेड्यूसा को संसार की सबसे भ्रामक रूप से सुंदर और घृणित बदसूरत रूप में पेश किया गया था, जिसके कारण मेड्यूसा ने प्राचीन लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। दोस्तों, लगभग 570 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीक में मेड्यूसा को सांप के मुंह वाली राक्षस के रूप में बताया गया था। इसके सर पे जो बाल थे वो बाल नहीं, सांप थे। मेड्यूसा शुरू से इतनी भयानक राक्षस नहीं हुआ करती थी, वह कभी बहुत खूबसूरत औरत हुआ करती थी, जिसके चर्चे पूरे प्राचीन ग्रीक और रोम में हुआ करता था। हर कोई आदमी उससे शादी करना चाहता था। इतिहासकार हेरोडोटस कहते थे मेड्यूसा का घर लीबिया था। प्राचीन महाकाव्य के अनुसार कहा जाता है कि मेड्यूसा कभी ग्रीक की देवी एथेना के मंदिर की एक सुंदर घोषित पुजारी हुआ करती थी। एथेना के मंदिर में रहने वाले पुजारी को सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। वो नियम की बहुत सख्त थी। मेड्यूसा देवी एथेना से काफी सुंदर थी। उसके बाल और रंग रूप के चर्चे पूरे ग्रीक और रोम में होते थे, जिसके कारण देवी एथेना के अंदर मेड्यूसा को लेकर ईर्ष्या भी होती थी। एक दिन एथेना के मंदिर समुद्र के देवता पोसाइडन अपने बहन एथेना से मिलने आते हैं। वहाँ वो मेड्यूसा को देखते हैं और उसके सुंदरता के कारण वो मोहित हो जाते हैं और उससे शादी करने की इच्छा अपने बहन के पास रखते हैं, लेकिन देवी एथेना मना कर देती है। फिर वो शादी का प्रस्ताव मेड्यूसा के समक्ष रखता है। मेड्यूसा ये कहते हुए शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, मैं एक ब्रह्मचर्य देवी एथेना की पुजारन हूँ। ये सुनकर पोसाइडन को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। फिर वो दूसरे दिन पोसाइडन एथेना के मंदिर आया, जहाँ उसने मेड्यूसा के साथ बलात्कार किया, जिससे देवी एथेना को गुस्सा आया और मंदिर को अपवित्र करने के कारण उसने पोसाइडन को छोड़कर सिर्फ मेड्यूसा को यह श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारी खूबसूरती कोई नहीं देख पाएगा, तुम्हारे ये बाल सांप बन जाएंगे और ये चेहरा बदसूरत दिखेगा और तुम्हारा रंग हरा हो जाएगा और जिसे भी तुम देखोगी वो पत्थर बन जाएगा। एथेना की इसी श्राप के कारण मेड्यूसा एक खतरनाक राक्षसी बन गई। बालों की जगह जो उसकी आंखों में देखता था वो पत्थर बन जाता था। दोस्तों, ग्रीक नायक पर्सियस ग्रीक के देवता जियूस का नाजायज बेटा था, जिसने मेड्यूसा का सिर काटा था बिना उसकी आंखों में देखे, क्योंकि उसे अपनी माँ के रक्षा के लिए मेड्यूसा का सर चाहिए था। कहा जाता है जब पर्सियस मेड्यूसा का सिर काटकर घर लौट रहा था उत्तरी अफ्रीका के रास्ते से होते हुए, तो उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में जहाँ जहाँ मेड्यूसा के खून की बूंदें गिरी, वहाँ खून सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए कहा जाता है उत्तरी अफ्रीका का रेगिस्तान जहरीले सांप से भरा हुआ है। दोस्तों, आज यह कहानी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन प्राचीन लोगों के लिए यह एक अर्ध ऐतिहासिक वास्तविकता को दर्शाता है और एक खोया हुआ अतीत को बताता है, जिसमें प्राचीन पुरुष नायकों और देवता स्त्री को सिर्फ एक अलौकिक सुख भोगने वाली वस्तु समझते थे। दोस्तों, इसके अलावा कहानी की महिला राक्षस महिलाओं के बारे में देवता और पुरुष की तुलना में नारीत्व पर लगाए गए पितृसत्तात्मक बाधाओं के बारे में अधिक बताती है।
दोस्तों पितृसत्तात्मक का अर्थ यहाँ यह है नारी के धैर्य और उसके उत्साह को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना। दोस्तों अब आइए चलते हैं तीसरी कहानी की। दोस्तों हमारी तीसरी कहानी मिस्र की उस महिला की है जिसका पूरा शरीर शेर का था और चेहरा सिर्फ महिला का था। दोस्तों आधुनिक इतिहासकार जिमरमैन लिखते हैं यह उस संस्कृति का तार्किक निष्कर्ष है जिसमें महिलाओं को खुद को ज्ञान रखने के लिए दंडित किया गया। दोस्तों ज्ञान शक्ति, इसी कारण से आधुनिक इतिहासकार जिमरमैन का तर्क है प्राचीन पुरुष ने महिला को हमेशा औपचारिक शिक्षा से बाहर रखा। प्राचीन मिस्र में गीजा के महान पिरामिड की रक्षा करने वाली 66 फुट लंबी शेर शरीर वाली मूर्ति संभवतः यह एक स्त्री की थी और तदनुसार शक्तियों के एक प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था। भूमध्य सागर के उस पार नाटककार एस्फोकल्स ने एस्फिनिक्स की अपनी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। एस्फिनिक्स विदेशी भूमि से थर्स की यात्रा करती थी और किसी को भी खा जाती थी जो उसके पहेली का सही उत्तर नहीं देता था। दोस्तों एस्फिनिक्स की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके सवालों का जवाब पुरुष नहीं दे सकते। दोस्तों यूनानी लोगों ने संस्कृति का विरोध करने वाले शक्तियों को आधे मानव और आधे जानवर वाले प्राणियों के रूप में चित्रित किया है। एस्फिनिक्स एक ऐसी प्राणी थी जिसका शरीर शेर का था और सिर महिला का। दोस्तों एस्फिनिक्स मिस्र में आने वाले और उसे छोड़ने वाले यात्रियों से पहले पहेलियां पूछती थी। जो उसका जवाब नहीं दे पाता वो उसे मार डालती थी। केवल एडिप्स नामक एक राजा जो अपने पिता को मारकर अपनी मां से शादी किया और मिस्र का राजा बना, सिर्फ उसी ने सही जवाब दिया था और इसलिए एस्फिनिक्स को शहर छोड़नी पड़ी। दोस्तों एस्फिनिक्स के द्वारा पूछे गए पहेली ये थे, इंसान एक सुबह 4 पैर पर, दोपहर में 2 पैर पर और शाम को 3 पैर पर क्यों हो जाते हैं? दोस्तों इसका उत्तर एडिप्स ने ये दिया था, एक आदमी जो एक बच्चे के रूप में रेंगता है और एक वयस्क के रूप में चलता है और डंडा का उपयोग बुढ़ापे में करता है। दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेके? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।